हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय की 2021-22 में आने वाले महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को यहाँ पे देख रहे हैं। प्रश्न पत्र होगा आपका और ये हम आपको बता रहे हैं कि इसके जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। 2 अंक वाले प्रश्न, जैसे कि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं आप। यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 अंक के प्रश्न, 2 अंक वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे जाने हैं परीक्षा में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न आप इसको याद कर लें, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लें और एक पदार्थ का उदाहरण इसमें देना है जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो किसी पदार्थ को अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अथवा तथा वाष्प ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके प्रश्न पत्र में जरूर परीक्षा में आएगा। जब वायुमंडलीय दाब 1 atm हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है, महत्वपूर्ण है। तो यह है प्रश्न आपका, क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। जल में घुलनशीलता के आधार पर विलेय पदार्थ फिल्टर पत्र पर अलग अलग सतह पर अपने रंग की छाप छोड़ते हैं। इस प्रकार उन्हें अलग किया जा सकता है। यह विधि उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में प्रयोग की जाती है जो एक ही प्रकार के विलायक के घुले होते हैं। इस विधि के द्वारा रंगों को मुख्यतः पृथक किया जाता है, इसलिए इसे क्रोमेटोग्राफी हम कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, तो ये इसको आप याद कर लें। प्रभाजी आसवन किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है कि मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम पदार्थों उत्पादों में से उनके अनेक जो घटकों हैं का पृथक्करण इस विधि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्रिस्टलीय विधि के 2 अनुप्रयोग आपको लिखना है। तो क्रिस्टलीय विधि वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को उसके विलयन से पृथक किया जाता है और इसके जो अनुप्रयोग हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहला है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में और अशुद्ध नमूने में फिटकरी को पृथक करने में। तो इस प्रकार से ये थे इसके उपयोग। अब चलिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हम यहाँ पे देख रहे हैं कि धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर लिखना है आपको। तो ये धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं और ये चमकीली नहीं होती हैं। ये चांदी की तरह सफ़ेद हैं और ये इसके विभिन्न रंगों की होती हैं। अब यहाँ पे और भी अंतर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं या इसमें ये ताप व विद्युत की सुचालक होती है और अधातु विद्युत की कुचालक होती है। धातुएं तन्य होती हैं, इनमें से आप कोई भी 2 याद कर सकते हैं और ये तन्य नहीं होती हैं। ये आघातवर्धनी होती हैं, ये आघातवर्धनी नहीं होती हैं। इनके उदाहरण सोना, चांदी, लोहा, सोडियम इत्यादि हैं और इनके उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि हैं। तो ये थे इनमें अंतर। अब चलिए इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के 2 गुण लिखना हमें। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के 2 गुण आपको लिखना है। सबसे पहला ये हो सकता है कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वह परिवर्तन जिसके पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है उसे हम भौतिक गुण परिवर्तन कहते हैं और इसके रासायनिक गुण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांच का टूटना इसका उदाहरण हो सकता है। महत्वपूर्ण बच्चों, पानी का जमना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके अलावा भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रंग, रूप, आकार तथा परिमाप में ही परिवर्तन होता है, इसके कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसके बाद आप रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत देख रहे हैं बच्चों, पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे में जंग लगना और यह परिवर्तन स्थायी होते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है आपको। तो तत्व एवं यौगिक में अंतर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है। तो पहला अंतर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तत्व का निर्माण एक प्रकार के परमाणु से मिलकर होता है और यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर होता है। तत्वों की संख्या लगभग 112 होती है और यह संख्या बहुत अधिक होती है। तत्व के गुणधर्म उसके सूक्ष्मतम कण परमाणु के कारण होते हैं और यहाँ पे यौगिकों के गुणधर्म उसके सूक्ष्मतम कण अणु के कारण होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखना आपको, तो इसे भी आप याद कर लें, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर आपको जरूर परीक्षा में आते हैं, विज्ञान में हमेशा याद रखिए अंतर अधिक पूछे जाते हैं। तो 2 या 3 अंतर आपके प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप पहले देख रहे हैं तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यहाँ यौगिक नए यौगिक का निर्माण करते हैं और मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण उसके उपस्थित घटकों के गुणधर्म दर्शाता है और ये इसके गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं और घटकों का भौतिक विधि द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है और यहाँ केवल रासायनिक व विद्युत रासायनिक विधि द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये थे इसमें अंतर। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल परीक्षा में आपका आना ही है। तो एक मिश्र धातु का आपको नाम लिखना है, मिश्र धातु किसे कहते हैं ये भी बताना है। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये देख लें कि 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण से मिश्र धातुएं बनती हैं। इन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में विभक्त नहीं किया जा सकता किंतु इन्हें फिर भी मिश्रण माना जाता है क्योंकि अपने घटकों के गुण दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मिश्र धातु में उदाहरण पीतल, जिंक 30% इसमें मिश्र धातु है और कॉपर में 70% लगभग मिश्रण है। तो ये थे
मिश्र धातु किसे कहते हैं और मिश्र धातु का नाम। अब भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको देना है, तो ये आप याद कर लें, ये आपके विकल्प में भी पूछे जा सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन आप देख रहे हैं, जल का उबलकर वाष्प बनना और पेड़ों का काटना। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लोहे की वस्तुओं का जंग लगना या लकड़ी या कागज का जलना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन। अब आइए 2 अंक के प्रश्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे, थॉमसन का परमाणु मॉडल लिखिए। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी परीक्षा में आना ही है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल किस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पे ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते हैं, इसलिए तरह से परमाणु उदासीन रहता है। इसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल में कौन कौन सी 2 कमियां हैं वो बताना है आपको। तो ये कमियों को याद कर लें आप। यह मॉडल परमाणु के स्थायी की व्याख्या करने में असमर्थ रहता है और यह मॉडल तत्वों के लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह है बोर-बरी स्कीम क्या है। इसे आप याद कर लें। इसे नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n⁻² से दर्शाया जाता है, जहां n संख्या कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। तो ये थे आपके 2 अंक वाले प्रश्न। ये और भी प्रश्न हैं यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, इनके उत्तर आप याद कर लें। समस्थानिक किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। 2021 में भी ये परीक्षा में आया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके की परमाणु संख्या समान जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक यहाँ पे उदाहरण के रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहला है यहाँ प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ये इसके सूत्र देख सकते हैं आप, टाइट्रियम, इस सभी के सूत्र आपको यहाँ पे लिखना है। तो प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, किंतु यहाँ पे द्रव्यमान संख्या आप देख रहे हैं 1 2 3 लिखा है। तो ये द्रव्यमान संख्या आपको ऊपर की ओर दिखाई देती है, ये द्रव्यमान संख्या ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 और 3, और यहाँ पे परमाणु संख्या जो है वो सभी की एक एक दिखाई दे रही है आपको। तो ये थे आपके समस्थानिक। संभारिक क्या होते हैं ये बताना है आपको। संभारिक की यहाँ पे आपको डेफिनेशन बतानी है, संभारिक किसे कहते हैं। और अलग अलग परमाणु संख्या वाले जिनके द्रव्यमान संख्या समान होते हैं संभारिक कहलाते हैं। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है तथा आर्गन की परमाणु संख्या 18 है। तो इस तरीके से ये उदाहरण हो गए। अब यहाँ पे अगले प्रश्न देख रहे हैं, रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर। इनको याद कर लें आप, आपको अंतर जरूर पूछा जाएगा, तो इन्हें आप जरूर याद कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे रेखित अरेखित हृदय पेशियों में उनके कार्य के आधार पर अंतर। तो कैसा हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेखित और अरेखित पेशी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हृदय पेशी, इनमें इनके कार्य के आधार पर अंतर दिए गए हैं, तो इनको आप याद कर लें। इसके बाद यहाँ पे आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं आपकी न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाने को आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये नामांकित चित्र जरूर बनाएं। इसके बाद अगला प्रश्न है ऊतक किसे कहते हैं। ऊतक, इसका एक उदाहरण लिखना है आपको, तो ये ऊतक की परिभाषा आपको याद कर लेना है। चलिए इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे कि औसत चाल परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2021 के प्रश्न पत्र में पिछले वर्ष परीक्षा नहीं हुई, किंतु ये प्रश्न पत्र में जरूर था। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी उसकी औसत चाल कहलाती है। और एक समान गति से आप क्या समझते हैं, कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे हम एक समान गति कहते हैं। इसके बाद असमान गति की भी परिभाषा है बच्चों, ये भी पूछी जा चुकी है पिछले वर्ष, और ये इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से असमान गति की, कि यदि कोई गतिशील वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। हमारे दैनिक जीवन में इसके उदाहरण हो सकते हैं, ढलान में लुढ़कती हुई गेंद, आसमान में पतंग की गति और ऊबड़ खाबड़ रोड पर साइकिल की गति। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे 2021 में जो पूछा गया है वह है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र और मात्रक बताइए। तो किसी वस्तु के वेग में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है, इसे हम स्मॉल a से दर्शाते हैं। और इसके बाद जो अगले प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अभ्यास में जरूर लेकर आएँ। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख रहे हैं, ये जरूर आएगा परीक्षा में, चाल व वेग में अंतर बताइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, और यहाँ पे किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी वेग कहलाती है। चाल एक अदिश राशि और वेग एक सदिश राशि। तो बच्चों ये था चाल एवं वेग में अंतर। 2 अंक के प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दूरी व विस्थापन में अंतर बताइए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप जरूर याद करें। इसके दूरी की परिभाषा और विस्थापन की परिभाषा, यहाँ अदिश और सदिश राशि, ये अंतर जरूर आपको लिखना है, क्योंकि आप 2 अंतर लिखते हैं तो अदिश और सदिश जरूर बताएं। दूरी हमेशा धनात्मक होती है और यहाँ विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य भी हो सकता है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं सूत्र लिखिए। ये प्रश्न आप याद कर लें, क्योंकि इस अध्याय से ये प्रश्न भी आना है। यहाँ पे आप 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच को दूरी के वर्ग के वर्गानुपाती होता है, यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहलाता है। तो यहाँ पे आप सूत्र देख सकते हैं। और यहाँ पृथ्वी चंद्रमा एवं गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर नहीं गिरता है, इसका भी आपको कारण बताना है। तो यहाँ पे A बराबर F/m या त्वरण का जो सूत्र है हमें लिखना है, और ये इस तरीके से यहाँ पे इसका कारण दिया गया है, इसको याद कर लें आप। गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है, ये जरूर आएगा बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न जरूर आएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं 2 पिंडों के बीच में आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व में कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को हम सार्वत्रिक नियम कहते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद कर ले। यहाँ पे एक सिद्ध करने वाले F बराबर G m1 m2 बटे t की घात
r की घात 2, इस सूत्र की व्युत्पत्ति वाला सवाल जरूर आएगा, आप इसको याद कर लें। और ये सब प्रश्न जो है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी का आधा कर दिया जाए तो उसके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को किस प्रकार बदलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका उत्तर यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपका परीक्षा में आ सकते हैं। आप किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है ये बताएंगे। 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आप याद कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनके आंसर लिख लें। और इसके बाद उत्प्लावकता से क्या समझते हैं। किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावक बल तथा यह घटना उत्प्लावकता कहलाती है। यहाँ पे आप इसका ध्यान रखें। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इसी पर कार्य करता है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है, डूबती है। ये भी इसका भी आंसर आपको लिखा है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावक बल पे आधारित है, ये आपको अभी बताया था। तो इसको आप याद कर लें कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। इसमें आपको आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पानी द्वारा वस्तु पर लगाए जाने वाले उत्प्लावक बल के विषय में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार जब किसी वस्तु को तरल में पूर्ण आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाया गया तरल के भार के बराबर होता है। तो ये प्रश्न आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे ये चांदी की अपेक्षित घनत्व इतना है, तो पानी का घनत्व दिया गया है, ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व कितना होगा इसका आप अभ्यास कर लें, ये प्रश्न जरूर आएंगे। यहाँ पे एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg और इसका पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना होगा, भार कितना होगा, इसको आप अभ्यास कर लें। इस तरीके से इसका हल आपको मिल जाएगा सूत्र के द्वारा। अब यहाँ पे 2 अंक की प्रश्नों में ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है या संपीड़न और विरलन क्या है, इनको आप याद कर लें क्योंकि इनकी परिभाषाएं आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखी है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। तो ये संपीड़न और विरलन की घटना को दर्शा रहा है। अब इसके बाद ये प्रश्न आपको 2 अंक में पूछा सकता है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज से 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगी। तो यहाँ पे आपको इसका हल दिया गया है, 1 मिनट में 60 सेकंड में कंपन की संख्या है, 100 का गुणा 60 में करना है, 6000 बार कंपन करेगी। बड़ा आसान प्रश्न है। इसके बाद आप देख रहे हैं अगला प्रश्न है, वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि कैसे कार्य करती है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पराध्वनि, जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने में वाले मार्जिन विलयन में रखते हैं और विलयन में पराध्वनि तरंग भेजी जाती है, उच्च आवृत्ति के कारण धूल चिकनाई अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। यही परीक्षा में आपको पूछे जाने हैं बच्चों। आप इस प्रकार के G9 कंटेंट को देखने के लिए यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए G9 कंटेंट अवेलेबल कराते रहते हैं इस चैनल पे और भविष्य में भी आपको ऐसे ही कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि अभी तक बहुत से छात्रों ने वीडियो देख जरूर रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपको G9 कंटेंट आपको समय समय पर हम यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। तो मिलते हैं वीडियो में बच्चों। जय हिंद, जय भारत।